आज की क्लास में हम लोग निर्धनता एक चुनौती का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कल की क्लास में। निर्धनता के अनुमान, अगर अनुमान की बात करें तो इसका मतलब ये कि पहले आजादी की ठीक जस्ट बाद निर्धनता कितनी थी और आज कितनी है, तो ये एक अनुमान लगाना होता है। यानी क्या हमारी निर्धनता गरीबी घटी है कि बढ़ी है। तो अगर मोटे तौर पे कहा जाए तो घटी है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे आंकड़े दिए हुए हैं उससे स्पष्ट कर सकते हैं। 1993-94 में 45% से 2004-05 में ये कितनी हो गई, 37, यानी घट गई। और 11-12 में निर्धनता रेखा के नीचे जो लोग थे वो केवल 22% थे। इसका मतलब कि निर्धनता गरीबी जो है वो घट रही है। निर्धनता रेखा के नीचे आने वाले लोग कम से कम हो जा रहे हैं, ठीक है। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले वर्षों में 20% से भी नीचे आ जाएगी। निर्धनता रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत पूर्व के 2 दशकों में गिरा है। निर्धन लोगों की संख्या लेकिन जो है वो क्या है, 470 मिलियन से गिर के 270 हो गई है और औसत गिरावट 2.2% हो रही है। यानी कि निर्धनता में गिरावट हो रही है, ठीक है। इसको हम इस चार्ट के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ग्रामीण में 93-94 में 50% दिख रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण निर्धनता जो कि घट करके कितनी हो गई है, 26। शहर में 32 दिख रहा है जो कि घट के 14 हो गई है। और योग भी इसी तरह से घट गया है। और निर्धनों की संख्या कितनी है गांव में, 329 करोड़, ये 217 हो गया है। और यहाँ भी घट रहा है और संयुक्त योग भी घट रहा है, ठीक है। ये आंकड़े जो मिले हैं उस पे आधारित है। अब आते हैं असुरक्षित समूह। असुरक्षित समूह जो है वो क्या होता है, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। मतलब ये कि निर्धन तो है लेकिन उसमें से भी मैंने बताया था पिछली क्लास में कि कुछ ऐसे हैं जिनको बिल्कुल खाने के लाले पड़े हैं, खाना नसीब नहीं है। और कुछ है जिन्हें भोजन नसीब है लेकिन घर जमीन नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो जमीन भी थोड़ी बहुत है, घर भी है, खाना भी है, लेकिन वो रोजगार नियमित नहीं पा रहे हैं। तो हर तरह के गरीब हैं, यानी गरीब में भी कैटेगराइज किया जा सकता है, कैटेगरी अलग अलग है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है वो कौन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार है। यानी गरीब भी हैं और दलित श्रेणी से भी हैं, पिछड़े वर्ग जिनको हमेशा से पीछे रखा गया है। तो जातिवादिता जो है वो भी गरीबी को लाने में बहुत काम करती है। तो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार, यानी ज्यादा गरीब कौन है, गांव वाले लोग जो किसान श्रमिक परिवार हैं। और नगर के कौन, जो मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर। आपको यहाँ पे खास करके शांतिपुर में जिस एरिया में हम लोग हैं आपको दिखते होंगे गांव के भी गरीब और शहर के भी गरीब। गांव के गरीब किसान जिनके पास खेती हो ही नहीं रही है सही से, वो या फिर दूसरे की खेती पे काम कर रहे हैं, दूसरे वो जो लेबर चौराहा पे खड़े होते हैं, अनियत मजदूर। तो ये दोनों ही गरीब हैं। समूहों में निर्धन लोगों के प्रतिशत को ये दर्शाता है वो जो अभी हमने चार्ट देखा। यदि निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में समूहों के लिए 22 है। अनुसूचित जनजाति में 100 में से 43 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। इसी तरह नगरीय क्षेत्र में 34% अनियत मजदूर, 34% अनियत मजदूर मजदूरी रेखा के, निर्धनता रेखा के नीचे है। लगभग 34% अनियत कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में और 29% अनुसूचित जातियां भी निर्धन है। यहाँ देखिए अनुसूचित जातियां इतनी ज्यादा है जो कि निर्धन है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, ये जाति है। भारतीय निर्धनता अनुपात औसत 22 है लेकिन ये दोनों इसको भी क्रॉस किए हुए हैं, यानी ये ज्यादा निर्धन है, ठीक है। और गांव में जो कृषि है, अनियत कृषि है, मजदूर है वो, और अनियत श्रमिक शहरों के वो ज्यादा है। यानी कि औसत जब हम निकालते हैं तो वो हमारा इतना आता है लेकिन रियलिटी देखी जाए तो ये लोग इतना और इतना ज्यादा है।
ठीक है, ये गरीबी जाता है। अब देखो यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है, शिव रमन की कहानी। अब शिव रमन की कहानी पहले हम देख लेते हैं क्या है। ये क्या है, तमिलनाडु में रहता है, हथकरघा और बिजली करघा से कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। क्या ये तमिलनाडु का करूर, ठीक है। गांव में 100 परिवार है। जो शिव रमन है वो मोची जाति का है। कौन सी जाति का? मोची का। और 160 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से खेतीहर मजदूर के रूप में काम भी करता है, लेकिन उसे काम वर्ष में मात्र 5 या 6 महीने मिलता है। क्यों 5 या 6 महीने मिलता है बताओ? खेती का काम उसको 5 या 6 महीने मिलता है, तुम बताओ क्यों ऐसा होता है? मैम मतलब एक बार और क्वेश्चन। मतलब ये है कि शिव रमन जो है मोची का काम कर रहा है, लेकिन वो खेतीहर मजदूर का भी काम करता है, दूसरों के खेतों पे जाके काम करता है, लेकिन 4 या 5 महीने ही उसे काम मिलता है। क्यों मैम? क्योंकि मैम और लोग भी होंगे जिनकी वजह से वो होता होगा। नहीं, कौन बता सकता है? बताओ। मैम क्योंकि 5-6 महीने में खेती होती है। वेरी गुड। खेती क्या है? मौसम पे डिपेंड है, मौसमी है, तो ये 5-6 महीने ही होती है, इसीलिए उसे केवल उसी समय काम मिलता है जब धान रोपा जाए या फिर काटा जाए। ठीक है, बैठ जाओ। अन्य समय वह गांव में दूसरे छोटे मोटे काम करता है। उसकी पत्नी शशिकला भी उसके साथ काम करती है, कभी कभी ही काम मिल पाता है उसे। ठीक है, यदि मिलता भी है तो उस काम के लिए जो शिव रमन करता है उसे 100 रुपए प्रतिदिन मिलता है। परिवार में 8 सदस्य हैं। सोचो, परिवार में 8 सदस्य और कमाने वाले 2। शिव रमन की 65 वर्ष की विधवा माँ, अगर 65 वर्ष की है तो ये क्या है, कार्यशील जनसंख्या में आएगी या आश्रित जनसंख्या में? हाँ ठीक। बीमार है, प्रतिदिन काम में उसकी सहायता आवश्यकता पड़ती है। उसकी 25 वर्ष की एक अविवाहित बहन है। 4 बच्चे हैं जिनकी आयु 1 से 16 वर्ष के बीच में है। ठीक है, उनमें से 3 लड़कियां, सबसे छोटा, मतलब अच्छा खासा परिवार है। लड़कियों के लिए विद्यालय की पुस्तक और वस्तु खरीदना विलासिता है, यानी लड़कियों को विद्यालय नहीं भेजा जाता। ठीक, फिर एक दिन उसकी शादी भी करनी है, इसलिए वह उसकी शिक्षा पर खर्च करना नहीं चाहता। माँ अब जीने की कोई इच्छा नहीं है, वह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है, यानी बहुत बुजुर्ग हो गई है। उसकी बहन, बड़ी लड़की घर का काम करते हैं। शिव रमन बेटे को बड़ा होने पर विद्यालय भेजना चाहता है, वो केवल एक लड़के को विद्यालय भेजना चाहता है। उसकी बहन उसकी पत्नी के साथ नहीं बनती। शशिकला उसे बोझ समझती है, भाभी जो है बोझ समझती है, लेकिन शिव रमन धन की कमी के कारण उसके लिए कोई योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहा है। भाई वो कहाँ जाएगी उसकी बहन जब तक शादी नहीं होगी। यद्यपि उसके परिवार को 2 चूल की रोटी का प्रबंध करना कठिन हो रहा है, शिव रमन मात्र अपने बेटे के लिए कभी कभी दूध खरीदे। यानी ये लोग बहुत गरीब है, बहुत बड़ा परिवार है, और ये परिवार उसका, ये क्या कह रहा है, मैं शहर में भी पर्याप्त पैसा नहीं कर सका, अनियमित आय में अपने बच्चों को विद्यालय कैसे भेजूंगा। अनियमित आय यानी कि बंधा हुआ नहीं है कि हर महीने इतना ही मिल जाएगा, समझ रहे हैं ना, वो बंधा हुआ नहीं है, वो अनियमित है, कभी 50 रुपए, कभी 100 रुपए, कभी 500, कभी 1000, तो वो जोड़ ही नहीं पा रहा है उसे। ठीक है, अनियत दिहाड़ी श्रमिक होना उसकी दोहरी असुविधा की समस्या की गंभीरता को दिखाता है। हाल के अध्ययन में 90 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवार को छोड़कर अन्य सभी तीनों समूह, कौन कौन से, अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि और शहरी अनियमित मजदूर में निर्धनता की कमी आई है। किसमें कमी नहीं आई है? अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति क्या होता है? आदिवासी वर्ग, जो कि ट्राइब, जो कि जंगलों में, जंगल के बहुत करीब रहता है, समाज से कट के रहता है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति। इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवार में भी आय असमानता है। निर्धन परिवार में सभी लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, दूसरों से अधिक कठिनाई का सामना करते हैं। महिला, वृद्ध और बच्चियों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध साधनों से वंचित रखा जाता है। मतलब वहां पे अगर लड़का भी है, लड़की भी है, महिलाएं भी है, तो सबसे पहले लड़के को दिया जाता है। ठीक है, तो ये सोच भी उन्हें और गरीब कर देती है। अंतरराज्यीय असमानता है। अंतरराज्यीय, अब देखेंगे राज्यों के बीच कैसे असमानता है। कोई राज्य बहुत अच्छा है, गरीब नहीं है, कोई राज्य बहुत पिछड़ा है, जैसे बिहार, उड़ीसा जैसे राज्य बहुत ज्यादा गरीब है, वहाँ गरीब ज्यादा पाए जाते हैं। और हरियाणा, पंजाब, इधर के राज्य रिच है, वहाँ गरीबी ज्यादा नहीं है। 70 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है।
निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। ठीक है, भारत में निर्धनता अनुपात 22% है, अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार व उड़ीसा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज्यादा है, 22% से ज्यादा है। ठीक है, बिहार और उड़ीसा क्रमशः 33 और 32% निर्धनता औसत के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हैं। दो सर्वाधिक निर्धन राज्य कौन से हैं? बिहार और उड़ीसा। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 पूर्वी राज्य मिल गए जो कि निर्धनता रेखा के नीचे ज्यादा लोग हैं यहाँ। ठीक है, इसको याद रखना, क्वेश्चन आएगा निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले लोग किन 5 राज्यों में सबसे सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है, किन 5 राज्यों में? तो आप कहोगे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। ओके, अब चलते हैं तुलना में। अब इनकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल में निर्धनता उल्लेखनीय गिरावट आई है। पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं, यानी कि वहाँ खेती की पैदावार बहुत ज्यादा होती है। केरल ने मानव संसाधन विकास किया। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, पंजाब हरियाणा में कैसे निर्धनता कम हुई? कृषि वृद्धि से। और केरल में मानव संसाधन विकास, यानी लोगों को शिक्षित करना, स्वस्थ करना, उनको टेक्नोलॉजी सिखाना, केरल इस हिसाब से आगे बढ़ा। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपाय से निर्धनता कम हुई, यानी जमींदारी प्रथा, साहूकारी, महाजन प्रथा को उखाड़ फेंकना, इससे पश्चिम बंगाल में सुधार हुआ। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में अनाज का सर्वाधिक वितरण। ठीक है, ये जो कोटा की व्यवस्था है वहां बहुत अच्छी है, इसलिए यहाँ पे सुधार हुआ। ठीक, अब वैश्विक निर्धनता देखें तो प्रतिदिन 1 अब विश्व के स्तर पे अगर गरीबी को देखा जाए तो कैसे माप सकते हैं? विश्व के स्तर पे प्रतिदिन $1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले का अनुमान 90 के 36% से गिरकर 15 में 10% हो गया, यानी कि वहां भी गरीबी कम हुई है। वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन बृहद क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। मतलब ये कि अमेरिका में बहुत अमीर है, भारत में बहुत गरीब है, भूटान में बहुत गरीब है, जापान में बहुत अमीर है। तो ये क्षेत्रीय विषमताएं, समझ गए? चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। चीन में निर्धनों की संख्या 88.3 से घट करके 14.7% और 19 में 0.6% रह गई है। बहुत ही अच्छी गिरावट आई है। कहाँ? चाइना में, चीन। दक्षिण एशिया के देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी तीव्र रही है और 5 में 34% से गिरकर 14 में 15% हो गई है। निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निर्धनों की संख्या में कमी आई है। 5 में 510.4 मिलियन से घटकर 13 में 274.5 हो गई। ठीक है, यानी निर्धनता में हर जगह कमी आ रही है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से आपके 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है निकलते हैं। कौन कौन से? कौन से 5 राज्य हैं जो ज्यादा निर्धन हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5। और कौन से 5 राज्य हैं जो जहां निर्धनों की संख्या कम है? तो 1, 2, 3, 4, 5। ये बहुत क्वेश्चन है। केरल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, यहाँ पे निर्धनता रेखा के नीचे के लोग कम हैं। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। यहाँ क्या है? अब देखो 3 राज्यों की पहचान करें, 3 राज्यों की पहचान करें। हमने 5 की करा दी। ठीक है, सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में, अब अफ्रीका की बात हो रही है। 5 के
51% से घटकर 40% हो गई है। लैटिन अमेरिका में निर्धनता अनुपात वही रहा है, यहाँ पर निर्धनता रेखा 10% से गिरकर 4 हो गई है। लैटिन अमेरिका में वहाँ बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है, रूस जैसे समाजवादी देश में भी निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई, वहाँ आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता थी ही नहीं, लेकिन वहाँ निर्धनता आ गई है। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा, अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा याद कर लो क्या है, $1.9 प्रतिदिन से नीचे की जनसंख्या अगर $1.9 प्रतिदिन नहीं कमाता है तो वो निर्धन है। ये कौन सी रेखा है? अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा, ये हर राष्ट्र की है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास के लक्ष्य को 30 तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का है लक्ष्य। ठीक है, यहाँ पे देखें कितनी संख्या है नाइजीरिया में जो कि $1.9 से कम पाते हैं, यानी निर्धनता रेखा के नीचे हैं। वो नाइजीरिया में कितने हैं? 39.1। ठीक, बांग्लादेश में 14, इसी तरह भारत में देखो 22 है, यानी भारत तीसरे नंबर पे है। ठीक है, और उसके बाद चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया, श्रीलंका अच्छी पोजीशन में है। पाकिस्तान भी लिया जा सकता है 4.4। ठीक, इसी को ग्राफ में दिखा दिया गया है, इसी चीज को ग्राफ में दिखाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। अब यहाँ पे इसी चीज को इस तरह से वैश्विक निर्धनता को दिखाया गया है 15 से 30 तक का पूर्वानुमान। 30 में आप देखो सारे यूरोपीय, मध्य एशिया, प्रशांत, पूरे अफ्रीका जितने महाद्वीप है सबका यहाँ पर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और लक्ष्य रखा गया है 30 में जाकर के ये जो है बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, अब निर्धनता के कारण की बात आती है। कारण क्या होता है निर्धनता का? इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण है। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन, उस समय काफी हमारे देश को लूटा गया, यहाँ की चीजें बाहर ब्रिटिश शासन काल में भेजी गई। पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट किया गया। ठीक है, वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया गया। जो हमारे यहाँ का पारंपरिक कार्य था उसको ध्वस्त कर दिया गया, बंद करवा दिया गया। विकास की धीमी जारी रही, धीमी गति, रोजगार के अवसर घट गए, आय की वृद्धि दर गिरी। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि, ये सब चीजें जो है कारण है, गरीबी के, निर्धनता के कारण है। ठीक है, सिंचाई, हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित हुए, लेकिन उसका प्रभाव कुछ ही भागों तक रहा, सभी भागों में नहीं हुआ। ठीक है, उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता है। आय की असमानता मतलब एक क्षेत्र में एक लोग बहुत अमीर हैं और एक लोग बहुत गरीब हैं, इसलिए ये असमान है। ठीक है, भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण, हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे को नहीं निपट सके। ग्रामीण क्षेत्र में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को ध्यान नहीं दिया गया। मतलब कि यहाँ ये है, इसको जब आप पढ़ेंगे मुख्य तौर पे ये है जो शुरुआत में हमने कहा, कुछ पॉइंट निकाल लेंगे हम लोग। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के कारण गरीबी बढ़ी है। उसके बाद हस्तशिल्पकारी को नष्ट, वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया गया और रोजगार के अवसर घटे, आय की वृद्धि दर गिरी और जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई। ये सब जो है वो गरीबी का कारण है। इसमें और चीजों को आप जोड़ सकते हो। अशिक्षा कारण है एक, और उससे कई कारण उत्पन्न हो रहे। अशिक्षा हुआ, कुशलता की कमी, कुशलता की कमी हुई, जनसंख्या का बढ़ना तो है ही, तो ये भी जोड़ सकते हैं। अशिक्षा, कुशलता की कमी, ये सब भी लोगों को गरीब करता है, सबसे ज्यादा तो अशिक्षा। ठीक, अब हम आते हैं इसका उपाय क्या होगा। तो उपाय करने के लिए निर्धनता निरोधी कारक दो कारक हैं। आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन करना
और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर, ठीक, लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम, निर्धनता निरोधी और आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, ये 2 चीजें करनी होंगी। एक तो हमारे देश में समृद्धि लानी होगी, ज्यादा से ज्यादा पैदावार, उत्पादन वस्तुओं का बढ़े तो लोग निर्धन नहीं रहेंगे, भाई चीजें सस्ती होंगी अगर ज्यादा उत्पादन होगा तो। और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम, जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं स्वरोजगार के, रोजगार देने के, प्रशिक्षण देने के, शिक्षा देने के, फ्री में शिक्षा मिल रही है, तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी तब जाके गरीबी हटेगी। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पर, और इसी संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना अधिनियम 2005, जिसको मनरेगा शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये 2005 में इजाद हुआ था, आया था, इनोवेट हुआ था और 2005 से ये चल रहा है। इसमें 100 दिन का रोजगार, एक ग्रामीण फैमिली में जितने लोग काम करने योग्य हैं उनको 100 दिन का रोजगार मिलता है, ठीक है, और नहीं मिलेगा तो उन्हें भत्ता मिलता है, बेरोजगारी भत्ता। इसके बारे में जानना हो तो एक वीडियो है केवल इसी पर, आप जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। कई कार्यक्रम है, सारांश ये चलो ठीक है, ये करा दें। मनरेगा हो गया, अगला कार्यक्रम हम चिन्हित कर दे रहे हैं, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष स्थापना भी होती है, मतलब कि किस कोष से दिया जाए गरीबों को पैसा, वो राज्य गारंटी कोष भी है, राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्र के स्तर पे भारत का, और राज्य के स्तर पे यूपी का, मध्य प्रदेश का अलग अलग है। ठीक है, 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार हो। दूसरी और एक योजना है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, जिसे 4 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिले में लागू किया गया। ठीक है, यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जो जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है। ठीक, ये भी एक कार्यक्रम है। इसी तरह एक और कार्यक्रम है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जिसे कब आरंभ किया गया? 1993 में। ठीक है, इसका उद्देश्य भी वही चीज था, बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। ठीक है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ 1995 में हुआ। सभी का मूल एक ही था, जो रोजगार करना चाह रहा है उसको रोजगार प्रोवाइड कराया जाए, पैसा दिया जाए, लोन दिया जाए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ? 1999 में। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में प्रारंभ। ओके, ये सारी योजनाएं आप लोग चिन्हित कर लेंगे, लिख लेंगे। एक और है अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना आगे आप लोग पढ़ेंगे, बताया है। भावी चुनौतियां बहुत है, लोगों की निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा जो है सीमित भाग पर लागू होती है। ये सारे कार्यक्रम है, सारी बेरोजगारी, ये सारे आंकड़े आपके सामने आ गए। अब क्या भविष्य होगा? क्या भविष्य में निर्धनता बिल्कुल शून्य हो जाएगी या नहीं होगी? तो ये डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ आर्थिक समृद्धि उतनी होगी कि नहीं होगी, प्लस वो जो समृद्धि होगी वो सब में वितरित होगी कि नहीं होगी। यानी कि मैंने क्या कहा? समृद्धि होना जरूरी है और इस समृद्धि का वितरण, सब तक पहुंच, ठीक है, सब तक पहुंच होना जरूरी है। और ये जब दोनों चीजें होंगी तो फिर निर्धनता का उन्मूलन हो सकता है। बाल श्रम, देखो बाल श्रम की जो प्रथा है, ये पूछ रहा है, अभी प्रचलित है, कम हुई है, कम तो हुई है, कानून बने हैं इसके प्रति। कानून क्यों बनाया जाता है? जब वो चीज हो रही हो समाज में तो उसके अगेंस्ट में कानून बने हैं। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और ये सब किसका है नतीजा? निर्धनता का, गरीबी का। सारांश आपने इस अध्याय में देखा, निर्धनता के अनेक आयाम हैं। निर्धनता रेखा की अवधारणा आप लोग बिल्कुल, निर्धनता रेखा जो है वो अच्छे से रट लीजिएगा, कैलोरी वाली और आय वाली इनकम। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा कितने पर डिसाइड होती है? $1.9। ठीक है, प्रतिदिन।
प्रतिदिन। ओके, तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू मैम। थैंक यू। एक बात बताओ,